हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के एंड वाले पार्ट के हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, और हमने रिफ्रैक्शन इन नेचुरल फिनोमेना के बारे में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ था, जैसे कि आपको पता है ना। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड उसके बाद में हम स्टडी करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह कॉन्सेप्ट्स की, और रेनबो के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, वही आपका जो है वो सिलेबस है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहां पर एक वर्ड है डिस्पर्स। डिस्पर्जन जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम डिस्पर्स, टू डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेट हो जाना या फिर फैल जाना, है ना। सो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फैल जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है ना। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये एक लाइट का प्रॉपर्टी है इन विच जब लाइट प्रिज्म जैसे किसी स्ट्रक्चर में से पास होती है तो उसके अंदर के जितने भी कलर्स हैं उन्हें वो सेपरेट करके बाहर निकालती है। तो प्रिज्म से इनपुट में मतलब अंदर जाते वक्त तो व्हाइट लाइट ही जाएगी सपोज, लेकिन व्हाइट लाइट जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं कि 7 मेन कलर से बना हुआ रहता है, और वो 7 मेन कलर जो होते हैं वो प्रिज्म में से बाहर निकलते हैं, सेपरेटली बाहर निकलते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स व्हाइट लाइट में अगर हम कलर्स की बात करें तो मेन कलर 7 हैं, लेकिन अगर हम शेड्स की बात करें तो मिलियंस ऑफ शेड्स हैं, मिलियंस ऑफ शेड्स। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाइट कलर में सर मेन 7 कलर कौन से, तो हमें पता है वो कौन से, दे आर विबग्योर। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट ये जो विबग्योर है, विबग्योर मतलब क्या होता है सर? विबग्योर इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 मेन कलर्स हैं। बट आपको भी मालूम है हर एक कलर में अलग अलग शेड्स होती है, ठीक है। गर्ल्स या फिर गर्ल्स की या फिर बॉयज की मम्मी या फिर कोई भी अगर फीमेल जब जाती है मैचिंग सेंटर में तो उन्हें पता है कि किसी भी कलर के कितने शेड्स होते हैं। हमारे लिए बॉयज के लिए रेड मतलब रेड होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक और मरून रेड होगा, लेकिन मैचिंग सेंटर में जाने के बाद गर्ल्स आपको बता देंगी कि रेड के भी कितने सारे शेड्स होते हैं, इजंट इट? ठीक है। सो उसी तरीके से हर किसी कलर के अपने अपने बहुत सारे शेड्स होने की वजह से ओवरऑल व्हाइट लाइट में भले 7 मेन कलर्स हैं लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ शेड्स, ठीक है ना। लेकिन हम 7 मेन कलर पे ही फोकस करेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो अगर आप लोगों ने सपोज अभी आप अपने घर पे हो तो एक काम करते हैं, स्केल ले लेते हैं। तो जैसे ही आप, अगर मैं बात करता हूं सपोज आपका जो स्केल है वो तो ऐसा होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल, है ना। लेकिन अगर आप उस स्केल को जनरली कैमलिन वगैरह का अगर स्केल है, अगर आप साइड से देखो यहां से, तो जनरली आपको वो स्केल जो होता है वो साइड से कुछ इस तरीके से नजर आता है ना। इसका साइड ऐसा ही होता है, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये स्केल कुछ इस तरीके से ही होती है। हाँ, फिर उसके बाद में दैट विल गो लाइक दिस। वो स्केल फिर ऐसे 15 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन साइड से ऐसे दिखते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपको नजर आएगा, ये जो पोर्शन है जैसे थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, बाहर आया हुआ है, दैट पोर्शन अगर ये कांच का है या फिर प्लास्टिक का है, जो भी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, तो ऐसे केस में ये जो पोर्शन है दैट लाइक बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म। और अगर वो प्रिज्म जैसा बिहेव करता है और उसमें से अगर आप व्हाइट लाइट को, अगर आप अपनी ट्यूब लाइट को अगर देखते हो तो ऐसे केस में आपको खुद को भी उस व्हाइट लाइट से कुछ अलग अलग कलर्स नजर आते हैं। पूरे 7 तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन जितने भी नजर आएंगे, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ थोड़ा कलरफुल लग रहा है ना। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द लाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना स्टूडेंट्स। तो चलो डिस्पर्जन को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्पर्जन कैसे होता है। सो डायग्राम तो आपको ऐसे दिख ही रही है वहां पर, राइट, ओके। सो जैसे ही अगर सपोज मैं बोलता हूं कोई एक प्रिज्म है, सो एक प्रिज्म जो है लाइक दिस, ठीक है, इसे बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, और ये बेस ऑफ द प्रिज्म है और ये 2 रिफ्रैक्टिंग एजेस हैं। अब ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। सपोज आप यहां से व्हाइट लाइट ऐसे अगर इंसिडेंट करते हो लाइक दिस, सो दिस इज इंसिडेंट रे। फिलहाल व्हाइट बोर्ड है तो उसके ऊपर मैं व्हाइट लाइट नहीं दिखाऊंगा, तो यहां पर जो ब्लैक लाइन है वही व्हाइट लाइट की तरह आपको कंसीडर करना होगा। सो दिस इज अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, रे ऑफ व्हाइट लाइट। ये जैसे ही सरफेस पे गिरेगा तो हम इसको सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली। अब होता क्या है, भले ये व्हाइट लाइट है बट व्हाइट लाइट में मैंने जैसे कि आपको बताया था बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन अगर हम 7 इंपॉर्टेंट कलर्स देखें तो वो 7 इंपॉर्टेंट कलर्स जो है उसमें से अगर मैं बात करूं कौन से वो 7 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, तो वो जो 7 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली बोल देते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विबग्योर, ठीक है ना। सो जनरली V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो,
B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर ये ऐसे अलग अलग कलर्स क्यों निकलते हैं, तो जब आप देखोगे तो सबसे पहले ऐसा रेड और फिर यहां से वो वापस एक बार रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगा। वही अगर हम ब्लू की बात करें तो इंटरनली वो थोड़ा सा ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन जब यहां से बाहर निकलेगा तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा। सो इन दैट केस विबग्योर उल्टे डायरेक्शन में आता है, सो उल्टे डायरेक्शन से वो चलता है। सो दिस इज वॉयलेट, देन यहां पर इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये जो है वो रेड है, ठीक है ना। ये कौन सा है, रेड है। बाकी के सारे कलर इसके बीच में ही होते हैं। अभी फिलहाल के लिए वो सब मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आप ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से, आप साथ ऐसे दिखा सकते हो। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा बिकॉज वो कलर्स अलग अलग नहीं है मेरे पास, है ना। सो इन दैट केस आप ऐसे साथ देख सकते हो, ठीक है। सो जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है फिलहाल के लिए, करेक्ट। सो इन दैट केस विबग्योर। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा या फिर जनरली माइंड में सवाल आता है, सर ऐसा क्यों होता है कि ये व्हाइट लाइट ऐसे 7 पार्ट में डिवाइड क्यों होती है, ठीक है। तो इसका रीजन छुपा है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में, और वो कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ की कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, हर एक लाइट, हर एक कलर की लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है। सो व्हाट इज वेवलेंथ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। आपको भी पता है कि वेव जब होती है वो इस तरीके से होती है, राइट है, ओके, ठीक है। ये रेड की वेवलेंथ है, तो ब्लू की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से होती है। आप बोलोगे सर अच्छा इसमें क्या फर्क है, ये थोड़ा सा मैं डेप्थ में बता रहा हूं आपको। वेवलेंथ का मतलब होता है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। अब क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, जो ऊपर का पार्ट है उसे बोलेंगे क्रेस्ट और जो निचला पार्ट है उसे बोलेंगे ट्रफ। तो ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। तो ये ऊपर का पार्ट जो है वेव का दैट इज क्रेस्ट, और ये जो नीचे का पार्ट है वेव का दैट इज ट्रफ। तो क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के जितना भी लेंथ बनता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब ये रेड कलर है तो इसे मैं बोलूंगा लैम्बडा रेड। अब बोलोगे सर लैम्बडा लैम्बडा क्या है, ये लैम्बडा लैम्बडा, ठीक है। सो ये लैम्बडा जो है, लैम्बडा इज अ सिंबल फॉर वेवलेंथ, ठीक है। सो हम इसे सिंबल लेंगे, ये ऐसे ड्रॉ होता है लाइक दिस। सो इट इज अ ग्रीक सिंबल, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम उसे लैम्बडा लेंगे। लेकिन अगर हम ब्लू की या फिर वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट का वेवलेंथ, ये क्रेस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये ट्रफ यहां पर खत्म हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखोगे इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ में फर्क है। स्टूडेंट, कौन सा वेवलेंथ आपको बड़ा नजर आ रहा है, एग्जैक्टली कौन सा वेवलेंथ आपको बड़ा नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बड़ा रेड का वेवलेंथ, है ना। और वही अगर हम वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वेवलेंथ में फर्क है, ठीक है। रेड का जनरली जो वेवलेंथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। वही अगर हम वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 या फिर 400 के आसपास होता है, दैट डिपेंड्स, बीच में ही होता है उसके, ठीक है। सो हम 300 नैनोमीटर कंसीडर अगर करें, 300 नैनोमीटर के आसपास, एक्चुअली 350 के आसपास होता है। सो 300 नैनोमीटर। नाउ व्हाट इज नैनोमीटर, आपको मालूम है सेंटीमीटर क्या होता है। एक मीटर को 100 भागों में कट करो, 100 भाग में कट करो तो एक भाग जो होता है उसे सेंटीमीटर बोलते हैं। व्हाट इज मिलीमीटर, उस सेंटीमीटर को और 10 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब पूरे मीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। उसी तरीके से नैनोमीटर भी एक बहुत छोटा सा लेंथ है। अगर आप 1 मीटर मतलब इतने डिस्टेंस को, ठीक है ना, 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 10⁹, समझ रहे हो आप ये कितना है। इसका मतलब है 1000 × 10 लाख, ठीक है ना, मतलब 1 अरब, 1 अरब, ठीक है ना, 100 करोड़। अगर 1 मीटर के डिस्टेंस को आप 100 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करो तो जो एक छोटा सा डिस्टेंस बनेगा जो कि हम आंखों से देख ही नहीं सकते नॉर्मल आंखों से, उसे बोलते हैं नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज एक्चुअली 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 मीटर को 10⁻�9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। ये कैलकुलेशन आपको पता होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर को 10⁻² पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है तो फिर ऑब्वियसली वो डिवाइड में जाएगा नैनोमीटर के टाइम पे। तो 10⁻² मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली 10⁻⁹ मीटर ये बहुत छोटा होता है। तो उस डेफिनेशन में फिर उस स्केल पे लाइट का वेवलेंथ होता है, इसीलिए लाइट की वेव्स हमें नजर नहीं आती, है ना। आपके कोई सामने कोई लाल अगर लाइट है हर जगह पे, लेकिन आपको उसकी वेव नजर नहीं आएगी बिकॉज वो बहुत छोटी है। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, किसी भी मीडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उसको समझाना भी जरूरी है। किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है
लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करते हैं उसके वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? वेवलेंथ पे, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाओ, एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट में बता देता हूं, जितना आपका वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, वो ज्यादा रहेगा उतना ही लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा, उतना ही लाइट का स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। भाई अगर आपका वेवलेंथ कम है तो लाइट का स्पीड भी क्या रहेगा? कम। तो लॉजिकली इन दोनों में वेवलेंथ किसका ज्यादा है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका स्पीड किसी भी मीडियम में वॉयलेट के मुकाबले ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। हां, लेकिन हवा में सबके लिए सेम ही रहता है। एयर या वैक्यूम में स्पीड सबकी सेम ही होती है, लेकिन दूसरे मीडियम में जब जाएंगे, जैसे कि केरोसिन, ग्लास, वाटर, है ना, ऐसे अलग अलग मीडियम्स में जब हम देखेंगे तो जिसका ज्यादा वेवलेंथ होता है उसकी स्पीड जनरली ज्यादा होती है। ये आपने माइंड में रखना है, ये आपको आज नहीं तो कल फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम में आएगा ही। अच्छा, मतलब सर इससे ये पता चल गया है कि अलग अलग वेलोसिटीज अलग अलग वेवलेंथ के वजह से आती है। एग्जैक्टली, अलग अलग वेलोसिटीज। सो वेलोसिटीज डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। अच्छा, एक और बताता हूं, अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। हमने देखा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद है ना, n21 इज इक्वल टू v1/v2, है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, अगर refractive index depends upon velocity but velocity depends upon wavelength, so we can say that refractive index depends upon wavelength। मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। उसी मीडियम में थोड़ा बहुत अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको याद है पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल लाइट के लिए 1.5 होता है। 1.5 आपको याद है, 3/2 बताया था मैंने। हाँ, लेकिन अलग अलग कलर के लिए वो वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रेड की, तो रेड के लिए ये वैल्यू 1.5 से थोड़ा कम होता है, तो वही वॉयलेट के लिए 1.5 से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। सो इस तरीके से 1.5 के आसपास ही होता है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। और आपको भी मालूम है, V डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एंड फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है डायरेक्शन भी ना। मैंने आपको बताया था, है ना, कि किसी भी मीडियम में लाइट कैसे मूव करेगी, कैसे बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करेगी या कम बेंड करेगी, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली अब नॉलेज लीजिए, यहां से क्या लीजिए? नॉलेज। लैम्बडा पे डिपेंड करता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है बेंड कम ज्यादा होगा। तो इसका फाइनली मतलब है वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा बेंडिंग। वेवलेंथ पे क्या डिपेंड करेगा? बेंडिंग। मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए बेंडिंग अलग अलग होगा, और वही तो दिख रहा है यहां पर, अलग अलग वेवलेंथ के लिए बेंडिंग अलग अलग होगा, ठीक है। तो रेड का बेंडिंग कम होता है, वॉयलेट का बेंडिंग ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब वेवलेंथ के उल्टा है ये, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखो बेंडिंग कम हुआ है। वही वॉयलेट ऐसे जाने वाला था, रे व्हाइट लाइट ऐसे जाने वाला था सीधा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट ऐसे जाने वाला था, लेकिन देखो वॉयलेट के टाइम पे कितना बेंड हो गया, ये बहुत ज्यादा बेंड हो गया। ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। तो रेड जो है वो कम बेंड होता है, वही वॉयलेट जो है वो डिस्पर्जन के टाइम पे ज्यादा बेंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन? वैसे तो हालांकि आप अलग अलग तरीके से इसे बता सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए डेफिनेशन में। डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसका। Whenever a white light is passed through a prism or prism-like structure, it gets separated into its constituent colors or component colors. तो white light prism-like structure में से पास होने के बाद उसके अंदर के constituent या फिर component colors में separate हो जाता है। And this phenomenon is called as dispersion of light. So वापस एक बार, whenever a light passes through prism or prism-like structure, it gets separated into its constituent or component colors. आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सेपरेशन की प्रोसेस है एकदम हिंदी में बोले तो प्रिज्म या प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर में से जब हम व्हाइट लाइट को भेजते हैं उसके बाद वो अपने अंदर के सारे कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो इट इज वेरी सिंपल, राइट, बहुत सिंपल है ये। तो अभी आपने क्या करना है, फिलहाल के लिए इसे पॉज करके नोट डाउन करना है। सो जस्ट
पॉज इट एंड नोट इट डाउन फास्ट, आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा ये समझना। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने इसे पॉज करके नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। सो अलग अलग वेवलेंथ के वजह से अलग अलग बेंडिंग होती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। विबग्योर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। एंड दिस होल फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वेयर व्हाइट लाइट गेट्स सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सबसे पहले ये फिनोमिना सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है ना। आपको न्यूटन्स डिस्क नाम का एक चीज आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आप अगर साइंस सेंटर गए हो तो वहां पर भी आपको मिला होगा। न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था सर्कुलर, और उस सर्कुलर डिस्क में 7 पार्ट में उसे डिवाइड किया था, लेट से जो भी है, ठीक है ना, 7 पार्ट में उसे डिवाइड किया था, और अलग अलग कलर उसमें रखे थे, विबग्योर से पेंट किया था उसे। तो ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे करके 7 कलर। और अगर आप उस डिस्क को गोल घुमाते हो, जोर से घुमाते हो, ये डिस्क गोल गोल घूमेगी, तो एक समय के बाद आपको वहां पर वो 7 कलर के बजाय सिर्फ एक ही कलर नजर आता है पूरे डिस्क का, और वो होता है व्हाइट कलर। क्या होता है वो? व्हाइट कलर, और इसे बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। तो अगर आपने यहां पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऐसे कलर अगर डाले हैं विबग्योर, और अगर आप इसे स्पिन करते हो, घुमाते हो लाइक दिस, गोल गोल बहुत जोर से, तो आपको एक समय के बाद वहां पर पूरा का पूरा डिस्क का कलर जो होता है वो व्हाइट नजर आता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो ये प्रूव करता है दैट व्हाइट लाइट्स गेट सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट कलर्स। हालांकि मिलियंस ऑफ शेड्स होती हैं, बट द मेन कलर्स आर विबग्योर। कौन से कलर होते हैं? विबग्योर होते हैं, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। सो यहां पर ये जो फिनोमिना है वो खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक के आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सॉरी, सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आप बोलोगे सर यहां पर वर्ड आ गया है रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली, इट इज नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है, देखते हैं गौर से, पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूं कि ये एक पानी का सरफेस है, यहां पर पूरा पानी है और ऊपर लेट से हवा है, ठीक है, करेक्ट, ओके। सो दिस इज वाटर, लेट से दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, करेक्ट, ओके। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्डन स्टेटमेंट बता रहा हूं, पे अटेंशन। कभी भी ये कॉन्सेप्ट जब आएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की या फिर पार्शियल रिफ्लेक्शन की, जो भी है, तो आपको हमेशा याद रखना है दैट लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कहां से कहां जाना चाहिए स्टूडेंट्स? डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए लाइट। स्टूडेंट्स टेल मी, एयर और वाटर में डेंसर कौन है? ऑफ कोर्स, सही बताया आपने, इट इज वाटर विच इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज कंपेरेटिवली रेयर। तो दोनों में से डेंसर कौन है वो देखने का है, तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो डेंसर है। तो रे ऑफ लाइट ने वाटर में से एयर की तरफ जाना है, तो ये वाटर में से सपोज मैं रे को ऐसे भेजता हूं लाइक दिस, तो होगा क्या, ये रे अब ऐसे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये रे सरफेस की तरफ आ रहा है, तो आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इसको बोलेंगे आला रे आला, यस, इंसिडेंट रे आला। तो दिस इज इंसिडेंट रे आला, ठीक है, आ गया वो, ओके ओके। अब हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, है ना, बराबर है। अब ऑब्वियसली फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो टुवर्ड्स आएगा या अवे जाएगा स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। सो ये रे जो है वो सीधा नहीं जाता, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है ना, ओके, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऑफ रे यहीं से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है लाइक दिस। सो दिस इज इंसिडेंट रे, इसको मैं IR लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। लेकिन आप मुझे खुद बताओ स्टूडेंट्स, क्या पूरा रे रिफ्लेक्ट हुआ है अंदर? कंप्लीट रे रिफ्लेक्ट हुआ है क्या? नहीं सर, थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ है, थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ है, एग्जैक्टली। सो सम ऑफ द रे गेट रिफ्रैक्टेड एंड सम अदर रेज गेट रिफ्लेक्टेड। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन, इट इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज partial reflection, in which whenever ray of light is
passed from optically denser medium to optically rarer medium, some of the rays get refracted and some of the rays, partial rays, they get reflected within the same medium. Such condition will be called as partial reflection. Okay. अब इसमें हम इंसिडेंट रे कौन सा अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे तो ये है. ओके, तो इंसिडेंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज आई टोल्ड यू इन वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस आर एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम अलग एंगल नाम देते हैं, थीटा दे देते हैं. अभी रिफ्लेक्शन है, हमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है तो हम थीटा दे देते हैं. सो आई एंड थीटा शुड बी सेम बिकॉज रिफ्लेक्शन के टाइम पे दोनों भी एंगल सेम होते हैं बट रिफ्रैक्शन के टाइम पे नहीं. तो ये और ये सेम नहीं है. ओके, ये आपको समझना चाहिए, राइट? सपोज नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अगर मैंने ये रे को थोड़ा सा और ऐसे बेंड करके अगर भेजा तो ऐसे एंगल पे नहीं भेजा, नॉट लाइक दिस. आई हैव जस्ट शिफ्टेड दिस रे लाइक दिस एंड आई एम मूविंग इट लाइक दिस. तो क्या हो जाएगा मालूम है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा मैंने इसको बेंड किया लाइक दिस, है ना? सो ऑब्वियसली अब कौन सा एंगल बढ़ गया है? यस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज बीन इंक्रीज नाउ. देखो पहले छोटा था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो ऑब्वियसली जैसे ये रे यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शिफ्टेड फर्दर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो शिफ्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो नॉर्मल से और दूर जाएगा वो, क्योंकि यहां से इंसिडेंट एंगल भी हमने दूर किया है. तो ये ऐसे जाएगा. ओके, इसमें भी पार्शियल रिफ्लेक्शन तो होता ही है, तो ये रे तो आएगा ही आएगा. लेकिन इससे ना एक चीज सीखने लायक है स्टूडेंट. एक चीज क्या है? सीखने लायक है. क्या सीखने लायक है स्टूडेंट? अगर हम इसे और बेंड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, यस, आपको शायद पता चल गया मैं क्या बोलना चाहता हूं. अगर मैंने रे को थोड़ा और एंगल से भेजा और थोड़ा ऊपर से ऐसे भेजा, एंगल बना के लाइक दिस, तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसे आएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को टच होते हुए जाएगा. इट विल मूव बाय टचिंग द सरफेस. मतलब पहले ये थोड़ा सा ही बेंड था, तो ये यहां से थोड़ा बेंड था, ये और ज्यादा बेंड हो गया, ये और ज्यादा बेंड हो गया. इसको और ज्यादा बेंड करने से ये रिफ्रैक्टेड रे सीधा सरफेस को टच होते हुए जा रहा है. ओ वाओ सर, हाँ. एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज नाउ 90 डिग्री. देखो ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है यहां पर. जिस वक्त रिफ्रैक्टेड रे अलोंग दी सरफेस जाता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस वक्त जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं IC, एंड वेयर एंगल IC इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल एंगल. सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपके सिलेबस में है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बता के रखता हूं. whenever ray of light passes from optically denser medium to rarer medium at a certain angle of incidence, again गौर से सुनो, at a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. That is, refracted ray moves along the surface. Such angle of incidence will be called as critical angle. ऐसे angle of incidence को क्या बोलेंगे? critical angle, जब angle of refraction 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है? आप बोलोगे सर ये सब कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में. ठीक है, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में आगे काम में आएगा, 12th में काम में आएगा. मैंने बताया था आपको साइंस में क्या सीखना है आगे जाके, इन्हीं चीजों को आगे जाके सीखना है और अच्छे तरीके से. ये सब आपको वापस आएगा वहां पर, लेकिन और थोड़े से डीप नॉलेज के साथ, तो आपको मजा आएगा. ठीक है, ओके. तो कुछ लोगों के माइंड में, जो कुछ क्यूरियस माइंड होते हैं, उनके माइंड में एक सवाल आएगा, सर देखो आप एंगल बढ़ाते गए, आपने इधर तक बढ़ाया, एक काम करते ना और बढ़ाते, क्या होएगा? और बढ़ाते एंगल, अब आएगा मजा. अगर हम एंगल को और बढ़ाते लाइक दिस, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा एंगल है अब. सो नाउ दिस एंगल, ये जो एंगल है I, इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, इससे भी बड़ा है वो. इस वक्त रे अब ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा, और पूरा का पूरा रे ही अंदर आएगा, पूरा का पूरा रे अंदर. यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर सम ऑफ द रेज वर मूविंग इन मीडियम एयर and some of the rays get reflected within the medium, getting reflected within the medium. So this is partial reflection, because partial word का मतलब होता है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन. लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नहीं है, यहां पर
जितना रे आया था उतना पूरा रे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसके नाम में ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर हम इसे हिंदी या मराठी में बोले तो क्या हो जाएगा? पूरा अंदरूनी परावर्तन. ठीक है, पूरा मतलब कंप्लीट, टोटल, अंदरूनी मतलब इंटरनल, और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये पूरा का पूरा रे अंदर आ गया, पार्शियल नहीं हुआ है, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर नहीं है, पूरा का पूरा अंदर आ गया है. सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी कॉल्ड एज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन. सो यहां पर दो चीजें समझना जरूरी है. व्हाट इज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बता रहा हूं स्टूडेंट्स, पे अटेंशन. शुरुआती लाइन दोनों के भी डेफिनेशन में सेम ही रहेंगी, जो कि ये है, whenever light passes from optically denser medium to optically rarer medium, then at a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree, or refracted ray moves with the surface, then the angle of incidence is called as critical angle. ये हो गया उसका डेफिनेशन. ओके, अब इसकी बात करते हैं. What about this? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? मोर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये कॉन्सेप्ट आपके डेफिनेशन में आनी चाहिए. ठीक है, सो मैं बता रहा हूं इसका डेफिनेशन क्या है. पे अटेंशन. वापस एक बार, शुरुआती लाइन सेम. व्हेनेवर लाइट, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन कंप्लीट रे रिफ्लेक्ट्स बैक इन सेम मीडियम. Complete ray reflects back in same medium. Such condition is called as total internal reflection. Total internal reflection. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ओके, अगर मैं इसे वाटर को बोलता हूं मीडियम 2 और एयर को बोलता हूं मीडियम 1, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें, ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम में जा रहा है स्टूडेंट्स? 1 में जा रहा है. तो मैंने आपको बोला था जिसमें जा रहा है उसको पहले लिखने का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 is equal to, आपको भी मालूम है, इट इज sin i अपॉन sin r. ठीक है ना, करेक्ट. ओके, एट क्रिटिकल एंगल कंडीशन, क्रिटिकल एंगल कंडीशन मतलब इस वक्त ये जो है ये क्रिटिकल एंगल कंडीशन है. सो क्रिटिकल एंगल कंडीशन, सो एट क्रिटिकल एंगल कंडीशन I जो है वो IC है, I इज इक्वल टू IC, एंड R जो है वो 90 डिग्री है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 N12 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90, बिकॉज I हो गया IC, R हो गया 90. साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना. हमने ये मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ है दैट साइन 90 इज 1. सो देयरफॉर 1 and 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ IC. ये एक और फॉर्मूला आपको मिल गया है. तो जब भी न्यूमेरिकल्स क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट पे होंगे, क्रिटिकल एंगल अगर आ गया IC, तो फॉर्मूला ये लेने का डायरेक्टली, साइन i बाय साइन r लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r तो वैसे भी 90 होने वाला है ना. साइन 90 तो 1 ही होने वाला है. सो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो अभी आपने क्या करना है, मेरा डायलॉग आपको मालूम है, क्या करना है? पॉज करना है, नोट डाउन करना है. गो अहेड, पॉज कर लो इसे और नोट डाउन कर लो अच्छे से, फास्ट. ओके, सो होपफुली आपने इसे पॉज कर लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा. इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में देख ही लिए थे. ये लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का. ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में हमने देख ही लिया इन सारे कॉन्सेप्ट्स को. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं, आसमान में जैसी बारिश हो जाती है तो कभी कभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा फिनोमिना नजर आता है, जो हमें लगता है कि हम बार बार देखते रहे, बहुत सुंदर सा दिखता है. दैट इज रेनबो. कौन सा होता है वो फिनोमिना? रेनबो. ठीक है ना, तो हमें आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिना जो नजर आता है उसे हम बोलते हैं रेनबो. ठीक है ना, और ये रेनबो जो है वो हमें बहुत प्यारा सा नजर आता है. ठीक है, ओके. सो रेनबो की कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे अभी, राइट. ओके, सबसे पहले कुछ चीजें समझा दूं रेनबो के बारे में. रेनबो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा. ठीक है, रेनबो होने के लिए
बारिश और धूप साथ साथ होनी चाहिए, बिकॉज बारिश की बूंदे भी चाहिए आसमान में, एट द सेम टाइम सनलाइट भी उसमें से पास होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सन की पोजीशन, ठीक है, एक 40 डिग्री के आसपास वगैरह होनी चाहिए, हॉराइजन से 40 डिग्री के आसपास, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो नजर आएगा हमेशा, ठीक है। सो ये बेसिक कंडीशन है। अगर ऐसा ही है तो रेनबो का कैसा फॉर्मेशन होता है, तो एक ड्रॉप के जरिए इसको समझते हैं। तो सपोज ये किसी रेन का ड्रॉप है, राइट। होता क्या है, सनलाइट इसमें ऊपर से एंटर करती है, क्या करती है, ऊपर से एंटर, और जैसे ही सनलाइट एंटर करेगी, अब यहां से खेल शुरू हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। रेनबो होने के लिए लाइट की 3 फिनोमेना काम में आती है। एक है रिफ्रैक्शन, दूसरा है डिस्पर्जन, और बीच में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। अब सबसे पहले जब ये रेयर से डेंसर जा रही है तो यहां पर होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर यहां से ये रे ने डेंसर से रेयर जाना चाहिए, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर मोर देन क्रिटिकल एंगल है, जैसे अभी हमने देखा था, तो ये होता है जनरली, और फिर ये रे यहीं से पूरा का पूरा जो है वो अंदर के अंदर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। हाँ, अब अगर ऐसा ही है तो फाइनली अब यहां से ये कलर्स जो है वो अलग अलग कलर जनरली बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो होता क्या है कि जनरली ये रेनबो, फिर यहां से ऐसे कलर्स निकलते हैं बाहर, और आपको नजर आता है, आप जमीन से जब देखते हो यहां से, क्योंकि बूंदे तो आसमान में है, तो आप जब यहां से देखते हो तो आपको अलग अलग कलर का रेनबो अलग अलग ड्रॉप्स की वजह से नजर आ जाता है। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम बनाना है और आपने बताना है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विच इज अ ब्यूटीफुल फिनोमिना इन नेचर, देयर आर 3 properties of light which exhibit properly, correct, and very first is refraction, next it is dispersion of light, and finally total interreflection. These 3 phenomena occur within the drop, and therefore finally we get a beautiful spectrum of the color. आप बोलोगे सर what is the spectrum of color? Spectrum का मतलब होता है band of component colors। 7 कलर है ना, तो उसका एक बैंड बनेगा ना, that will be called as the spectrum। प्रिज्म से भी जो निकलते हैं ना 7 कलर ऐसे, that will be called as the spectrum of light। Spectrum, it is the band of constituent or component colors, correct। so ये था हमारा चैप्टर, रेनबो के साथ यहां पर खत्म हो जाता है, करेक्ट, एंड यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाता है। होपफुली आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, आपको इसे और अच्छे से समझना है, आप इसे बार बार देख सकते हो, बिकॉज ये वीडियो के फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, सिद्धेश सर्स फैंटास्टिक फिजिक्स, ठीक है, और शेयर करो सभी के साथ। अगर आपको लगता है कि इस पैंडेमिक में लोगों को ऐसे वीडियोस की जरूरत है जहां पर उनकी कॉन्सेप्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर अप हो रही है, तो इसे शेयर भी करो। और एक चीज आपने कमेंट करने के बताना है यहां पर कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी वीडियो के थ्रू चाहिए मुझसे, ठीक है ना। जस्ट कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स जस्ट आफ्टर द लेक्चर, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वाला लेक्चर। थैंक यू सो मच।